Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about essay embellishments. It is our special class. In this class we will discuss about how to improve an essay for competitive examinations or the like. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए या जनरल एसे राइटिंग के लिए हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा एसे अच्छा होगा या हमें तरीका पता चलेगा कि एसे किस तरीके से हो सकता है. आज का टॉपिक है एसे एम्बेलिशमेंट्स, एसे की खूबसूरतियाँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एसे लिखना स्टार्ट करते हैं, भले कोई भी लेवल हो, वी आर फ्रॉम 5 क्लास के बच्चे हों, 6 क्लास के, 7, 8 या इवन के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों, तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ हमारी नीड होती है वो है वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज. और वोकैबुलरी इम्प्रूव करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वोकैबुलरी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? नंबर 1, रीड वाइडली, बहुत सारा पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ें, द न्यूज़पेपर पढ़ें, डॉन न्यूज़ पढ़ें, जो भी चीज़ें मुख्तलिफ सी हैं वो पढ़ते जाएं. यानी जो भी आपके पास आए वो पढ़ते जाएं. किसी ग्रेट ऑथर ने कहा है कि इवन अगर आप रास्ते से गुजर रहे हों और वहाँ पर हीप पड़ा हो, रबिश पड़ा हो, वहाँ से भी कुछ उठाकर अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो वो भी आप पढ़ लें. यानी रीडिंग वाइडली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. नेक्स्ट, कीप वोकैब नोटबुक. वोकैबुलरी के पास आपके पास हमेशा वोकैबुलरी का आपके पास हमेशा एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते वो भी लिखती जाएं, वो भी लिखते जाएं, और जो आ रहे हैं वो भी लिखते जाएं, जो न्यू वर्ड्स हों वो भी लिखते जाएं. मोबाइल से देखें, डिक्शनरी से देखें, जहाँ से भी आपके पास आ रहे हैं वो उस नोटबुक में जॉट डाउन करते जाएं ताकि बाद में आप रिपीट करेंगे और वो आपकी वोकैबुलरी बनती जाएगी. नेक्स्ट, यूज़ फ्लैश कार्ड्स. वोकैबुलरी के लिए आप फ्लैश कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं. कोई भी फ्लैश कार्ड्स वगैरह किसी चीज़ पर लिखकर आप किसी नोटबुक में लगा दें जो आप रेगुलर खोलती हैं, और फिर वहाँ से वो वर्ड आ जाएगा तो आपको पता चलेगा ये वाला वर्ड मुझे रिपीट हो गया. जैसे रिपीट होते जाएंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होते जाएंगे. नेक्स्ट इज लर्न प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स. वर्ड्स, हर एक वर्ड को हम अलग अलग से नहीं सीख सकते, या फिर ये हेक्टिक काम होगा कि हर एक लफ्ज़ को हम अलग अलग से सीखें. एक लफ्ज़ हमने सीखा उसकी पूरी फैमिली हम सीख जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लर्न है, लर्न एक वर्ब है और ये नाउन भी बन सकता है अगर इसके साथ हम एक सफिक्स लगाएं, इंग लगाएं. लर्निंग यानी सीखना, ये एक नाउन हो जाएगा. कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरुआत में आए और उसकी माना तब्दील कर दे उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और कोई ऐसा लफ्ज़ जो उसके इख्तिताम पर आए, आखिर में आए, उसे सफिक्स कहते हैं. जैसे लेजी में नेस लगाया, नेस क्या है? सफिक्स है. नेस लगाया तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा. यानी आपने एक लफ्ज़ सीखा और उसकी दूसरी फैमिली पूरी आपके पास आ गई. एक लफ्ज़ सीखा और 8 लफ्ज़ आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे. नेक्स्ट इज रूट्स. रूट्स माना कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, वो उनका मैकेनिक्स क्या होता है वर्ड्स बनाने का. अभी वोकैबुलरी हो गई. वोकैबुलरी के पास हमारे पास है ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो बहुत ही अहम है किसी भी ऐसे लिखने के लिए. ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. ग्रामर मतलब द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज, कि किस तरह से कोई चीज़ इस्तेमाल होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर करनी चाहिए. और नेक्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंसेस को किस तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकती हैं. सेंटेंसेस को सेंटेंस के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर किस तरह के जुमले हैं, कौन सा सेंटेंस बहुत लॉन्ग होना चाहिए या होता है, और कौन कौन से सेंटेंसेस किस किस जगह पर आपको शॉर्ट से रखने चाहिए. नेक्स्ट, अभी ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? स्टडी ग्रामर रूल्स. ग्रामर के रूल्स आप अच्छे से पढ़ें. ग्रामर की सबसे अच्छी किताब है जो पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है, रेन एंड मार्टिन. वहाँ से रूल्स सीखें, रेन एंड मार्टिन से ग्रामर के रूल्स सीखें, और मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें ग्रामर रूल्स के हवाले से ताकि आपके ग्रामर के रूल्स इम्प्रूव होते जाएं. नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. जो भी सेंटेंस आप पढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि ये अच्छा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, डॉन न्यूज़पेपर से या कहीं से भी, तो ऐसे ही जुमले आप खुद प्रैक्टिस करें. जो सेंटेंसेस वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं वैसे वाले जुमले आप खुद प्रैक्टिस करें. फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा वो आपने प्रैक्टिस में मिलाया, और जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं वी नेवर फॉरगेट इट, वो हम कभी नहीं भूलते.
नेक्स्ट, एनालाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो भी सेंटेंसेस आप पढ़ें उन सेंटेंसेस के डीप में जाकर देखेंगे कैसे सेंटेंसेस बने हुए हैं, और फिर वैसे ही आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यानी उन सेंटेंस में क्या है एनालिसिस करें, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन के तौर पर वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा जेरंड है, वगैरह वगैरह। यानी पूरे अच्छे तरीके से हर तरह से उस सेंटेंस का तज्जिया करें, एनालाइज करें। नेक्स्ट, उसके बाद सैंपल एसेस देखें। आपको सीएसएस में अपीयर होना है, पीसीएस में अपीयर होना है, तो उसके सैंपल एसेस लिखें जिन्होंने पास किए हुए हैं, या फिर एफपीएससी की वेबसाइट पर आप जाएं और वहां से सैंपल एसेस जो भी हैं वो प्रैक्टिस करें, उन्हें देखें कि किस तरह से उन्होंने सेंटेंस एसेस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, रीडिंग। जो पहले बात आई कि रीडिंग बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि रीडिंग से ही जो जैसे ऐसे आप लिखना चाहते हैं वैसे ऐसे आप पढ़ेंगी तो आपको वैसे लिखना आएंगे, आपको पता चलेगा कि ये ऐसे किस तरह से लिखा गया है, फिर आप भी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, राइटिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस देना है। इट इज सेड इन इंग्लिश दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट and perfect practice makes a man even more perfect. So the more you practice, the better you will be at anything. Practice. Write regularly. Whatever comes to your brain, just jot it down. बहुत सारे ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, वो भी आप लिखती जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जहन में कोई ख्याल होता है और वो हम पेपर पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की, ना बोलने की प्रैक्टिस की हुई होती है, ना राइटिंग की। जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कौन सी मुश्किल आ रही है, और फिर हमारा फ्लो बढ़ता जाएगा प्रैक्टिस से। नेक्स्ट, यूजिंग राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। ये बहुत ही अहम चीज है कि अगर सीएसएस का, पीसीएस का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्वेश्चन पेपर में प्रॉम्प्ट क्या दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसे आया है कि इल्स ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे की एविल्स। अगर आप ये बताना शुरू कर दें कि हमारा मुआशरा ये है, हमारे मुआशरे में ये चीजें होती हैं, और आप उन इल्स या एविल्स पर फोकस ही नहीं करें, तो सारा ऐसे गलत हो जाएगा। भले आपको लग रहा होगा कि ये पूरा मैंने ऐसे पर टॉपिक पर लिखा है, पर ऐसा नहीं होगा। यानी एविल्स पर ही डिस्कस करना है और किसी भी चीज पर नहीं जाना, ऑफ द ट्रैक नहीं जाना, बिल्कुल ट्रैक पर रहकर उसी चीज को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, गेटिंग फीडबैक ऑन राइटिंग। जो आप लिख रही हैं उस पर फीडबैक लेना चाहें। कोई सीनियर हो आपका, कोई टीचर हो, तो जब आप फीडबैक लेंगी तो आपको पता चलेगा कि अभी मुझे कौन सी चीज इंप्रूव करनी है। लेवल होता है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे लिख कर आई हैं उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो जो ट्यूटर होगा, टीचर होगा, वो ग्रामर मिस्टेक्स पर फोकस करेगा। आपकी ग्रामर मिस्टेक्स जा ही नहीं रही हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा। इस तरह से जितना आप चेक करवाती जाएंगी, जो चीजें इंप्रूव करती जाएंगी, वो फिर नेक्स्ट होती जाएंगी, नेक्स्ट लेवल। अंडरस्टैंडिंग प्रॉम्प्ट एंड आउटलाइन उसके बाद, यानी कि जो आप ऐसे स्ट्रक्चर करने जा रही हैं उसकी आउटलाइन होनी चाहिए। पहले आपने क्या रखना है, नेक्स्ट पर क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है। ऐसे की 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी जो सारा काम होता है, और तीसरा कंक्लूजन। इन ही चीजों में आपको आउटलाइन बनानी है कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में कौन कौन से पैराग्राफ्स होंगे, मुख्तलिफ डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, और कंक्लूजन में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे। यूज स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस इस्तेमाल करने। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जैसे हाउएवर है, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, अल्टीमेटली, फाइनली, ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस यूज करें ताकि पता चले कि अभी ऐसे फ्लो में जा रहा है, या कंट्राडिक्ट कर रहा है, या रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वगैरह। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस। और क्लियर थीसिस स्टेटमेंट ऐसे के इंट्रोडक्शन में होता है, जो पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट में यह लिखा जाता है कि जो ऐसे मैं लिखने जा रहा हूं वो किस चीज के बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट। वो एक सेंटेंस समरी होता है पूरे ऐसे का, दैट इज कॉल्ड द थीसिस स्टेटमेंट। एंड देन रेलेवेंट एग्जांपल्स। जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उनमें रेलेवेंट एग्जांपल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं अपने ऐसे में, तो फिर उसमें क्या होना चाहिए। एंड प्रॉपर ग्रामर एंड मैकेनिक्स। ग्रामर हम पहले भी डिस्कस कर गया है, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे को अच्छा करने के लिए।
एंड देन टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। आपके पास 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में आपको 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, उसे चेक करना है और सारा कुछ करना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह था आज का हमारा टॉपिक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।